सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे हुकूमत और अपोजिशन में मैच, पार्लियामेंट का ऐवान बना खेल का मैदान, सिंध का ना विफाक का, कराची पाकिस्तान का, बिलावर और मौलाना की राहें जुदा, लॉकडाउन, नून लीग का मोराल बीट डाउन, क्या है शाहिद खाकान का नया इम्तिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का दिन पार्लिमानी तारीख का ही नहीं, पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के लिए भी खास दिन था। आज पाकिस्तान की पार्लिमान ने दुनिया को यह पैगाम देना था कि कश्मीरियों को इनका हक दिलाने के लिए हम एक हैं। लेकिन जो तमाशा पार्लिमान में लगा, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि इससे क्या पैगाम गया। आज मुकद्दस ऐवान भी शर्मिंदा होगा कि इसमें कौन लोग आ गए। ये अवामी नुमाइंदे हैं या फिर अपने अपने मफाद की लड़ाई लड़ते खलंडरे नौजवान। शर्म का मकाम तो यह भी है कि वो जिनके सर पर वक्त ने रहबरी की दस्तार रखी है, वो अपने मफाद की खातिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अवामी मफादात को पसे पुस्त डालकर बात का बतंगड़ बनाते हैं। यह वक्त इत्तेहाद का है, लेकिन हो क्या रहा है? कश्मीर के कचरे से शुरू होने वाली लड़ाई सियासत को कचरा कुंडी बना रही है। इस नजासत गरी में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, ना ऑपोजिशन ना हुकूमत। कराची वाले कचरे से परेशान है, लेकिन इसकी फिक्र किसे है? आर्टिकल 149 लगता है या नहीं, इससे कतई नजर विफाकी वजीर कानून के बयान ने एक नई लड़ाई छेड़ दी है। कराची पर कब्जे की लड़ाई। बिलावल भुट्टो कराची पर हक जता रहे हैं, यहां से रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठे करने के तमगे सीने पर सजा रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब ना उनके पास ना पीपल्स पार्टी के पास कि इसके बदले उन्होंने कराची को दिया क्या। क्या 149 का जिक्र बेवक्त की रागनी नहीं? इस पर भी हम बात करेंगे। असद खरल साहब बाबडोत हैं। एक गिला आज मैं करना चाह रहा हूं आप दोनों से, माजरत के साथ। आप हमेशा कहते हैं कि जनाब हमें लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं कश्मीर के लिए हर सतह पर, लेकिन आपकी बातों से मुझे लगता है जैसे अब जंग कर दें। क्या ये सियासतदान है जिनके होते हुए जंग की जा सकती है? आज आपने देखा पार्लियामान में, ये पार्लियामेंट है जो सबसे मुकद्दस ऐवान कहा जाता है, जहां पर कानून की बात होनी है, जहां पर कश्मीरियों के हुकूक की बात होनी है। आज आपने उसको मछली मंडी बनाया हुआ था। ये लोग हैं जिनसे आप तवक्को करते हैं कौम को इकट्ठा करेंगे। असद खरल साहब देखिए उसामा साहब, इन लोगों से कभी भी हम तवक्को नहीं करते। ये जो 3-4 लोग हैं, ये जिस तरह मफाद परस्त टोला है, इनकी बेआफ पे तो मैं बात नहीं करता। ये तो अपने आपको अब्बू बचाओ मुहिम लगा हुआ है, कोई बेटी बचाओ मुहिम पे लगा हुआ है, कोई भतीजा बचाओ, कोई भांजा बचाओ, कोई बेटा बचाओ, और कोई बहन भाई का जो सिलसिला है, कोई बहन बचाओ की मुहिम पे जारी है। आज भी आपने देखा कि सदर मुल्कत का जो खिताब था, कश्मीर का इशू डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि 9 लाख फ़ौज, जिस तरह 90 लाख लोगों को मैसूर बनाया हुआ है, जेल बना के रख दिया गया है। और वहाँ पे अपोजिशन का किरदार क्या था, वो 3 तस्वीरें ले आए। किन लोगों की? जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। इल्ज़ामात हैं, साबित नहीं हुए, चले ठीक है, लेकिन इल्ज़ामात तो है। वो कश्मीर फतह नहीं करने गए थे। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी की तस्वीर लेके आ गए। उसमें राना सनाउल्लाह साहब जिनके ऊपर मंशियात का केस है, उनकी तस्वीर उठा के ले आए। और ख्वाजा साद रफ़ीक जिनके ऊपर भी वो पैरागॉन और आशियाना और सारे मामला, और किस तरह 3 मरले से अरबों पति बने वो एक ही मसला तो मामला ये है कि प्रोडक्शन आर्डर का उनको स्यापा है। उनके लिए जाए भाड़ में, माजरत के साथ। ना उनको को मुल्क से गर्ज है, ना उनको को आवाम से गर्ज है, ना उनको कश्मीर से गर्ज है। उनको गर्ज है सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के साथ। आज एक इतना बड़ा इशू जो आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं, देखिए पूरी कौम की ये आवाज़ है। हम जो बात करते हैं, हर पाकिस्तानी जो है उसका दिल धड़कता है कश्मीरियों के साथ, उसकी सांसें चलती हैं कश्मीरियों के साथ। कश्मीर जो पाकिस्तान की इशारा जो कायदे आज़म ने कहा था, वो ऐसे नहीं कह दिया था, क्योंकि उनका भी अवाम की पल्स के ऊपर हाथ था। आज भी आप देखें, आप जिस तरह आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कश्मीरियों के लिए उनके दिल नहीं धड़कते? क्या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कश्मीरियों के लिए उनके दिल नहीं धड़कते? क्या हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी कश्मीरियों के लिए दिल नहीं धड़कते? वो कश्मीर की आवाज़ के सही है कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, अगर हुकूमत पाकिस्तान, अगर रियासत पाकिस्तान इजाज़त दे तो हरावल दस्ते के तौर पर वो अपने आप को पेश नहीं करेंगे
वो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कट मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपनी बहनों को बचाने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों को। और जिस तरीके से भारत का बनिया जो मोदी जो पागल हुआ है, वैसी एक दरिंदे का रूप धार चुका है, उसके लिए अब अगर इनकी बातों को लें तो इनका तो सिर्फ ओढ़ना बिछोना यही है, प्रोडक्शन आर्डर, केस छोड़ दें, डील करने की बात करें, बाहर भेज दें, मेडिकल ग्राउंड रिपोर्ट, वीआईपी अकाउंटेबिलिटी, अस्पताल में शिफ्ट कर दो, प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दो। इससे आगे इनका कोई मसला नहीं है। अगर इनकी बेस पे आप कश्मीर का मुकदमा छोड़ दें, क्या आप इनके पीछे लग जाएं फिर? वो तो आपको पता ही है। आरिफ अलवी साहब की तकरीर से मुतमईन है? आज ये पार्लियामेंट का 1 साल मुकम्मल हो गया, अगले पार्लियामेंटी साल, इस हवाले से आप मुतमईन हैं? देखिए, पार्लियामेंट की तकरीर का देखें, अपोजिशन का रवैया ये था कि इमरान खान साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, उनके ऊपर बाकायदा हमलावर हुए हैं, उन पे हमला करने की कोशिश की गई है। ये कौन सी पार्लियामेंटी रवायात है? ये कौन सा तरीकाकार है? बाबर डोगर साहब, आप भी बड़ा मुकदमा माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लड़ते हैं, सियासतदानों का भी, और कि जी ये सियासतदान है, सियासत होनी चाहिए, जमहूरियत आगे बढ़नी चाहिए। ये तो था कि क्या 1 साल में किया है और आगे क्या करना है। आज का दिन शायद इसलिए था कि सदर विफाक की अलामत है, उसने ये बताना है। लेकिन मुझे तो लगा कि जी ये नजर आ रहा था कि 1 साल हमने लड़ाई में गुजारा है, अगले साल भी हमने मछली मंडी बनाकर रखना है। तो ये ऑपोजिशन या दीगर जो रहनुमा है जिनकी बात खरल साहब कर रहे हैं, वो तो आप जिस तरह चाहते हैं कुछ जंग छेड़ दी जाए, वो तो कहेंगे कि ना आपने क्यों छेड़ी। वो तो गली मोहल्लों में निकल आएंगे कि जी मुल्क तबाह कर रहे हैं, देखिए किसने कहा था, पार्लियामेंट ये बात क्यों नहीं लाई, क्यों खुद कश्मीर पर एक कदम इन्होंने ले लिया। तो आप इन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो एक हाउस नहीं सही चला सकते, तो आप इनसे समझते हैं कि जनाब ये मुल्क को खड़ा करेंगे। उसामा साहब, जो अपोजिशन का रवैया है, ख़ास तौर पर जब कश्मीर इशू 4 अगस्त को स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो मोदी ने जो स्टेप लिया, तो मेरा ख्याल था ये कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी, सारे इख्तलाफात भुलाकर, सारी चीज़ें भुलाकर वो हुकूमत जो है वो जो अपोजिशन है, जॉइंट अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी और कश्मीर कॉज के लिए वो बाहर निकलेगी। लेकिन जब जो पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ तो उस पर बड़ी मायूसी हुई कि अपोजिशन का जो रवैया था वो बहुत ही ज़्यादा उनको ज़्यादा कंसर्न था कि वो ये जो लोग पकड़े गए हैं ये क्यों नहीं आए, और कश्मीर के हवाले से उनका कंसर्न, उनकी सिंसेरिटी और जो सीरियसनेस थी वो मुझे नजर नहीं। वो तो कह रहे हैं जेलें तोड़ दे, जेलों से जब तक सारे मुजरिमों को रिहा नहीं करते वो कहते हैं पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे। आज 1.25 महीना हो गया है, हमारी अपोजिशन जो है बजाय ये कि वो कश्मीर की बात करती, कश्मीरियों की बात करती, कश्मीर में जो भारतीय जुल्म सितम हो रहा है उसकी बात करती, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो फजलुर रहमान ग्रुप है या कोई और। वो तो आजादी मार्च कर रहे हैं ना मौलाना साहब, आपके वो तो आजादी मार्च कर रहे हैं। साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको वो बजाय ये कि वो कोई मैसेज दें बाहर की दुनिया को कि वो पाकिस्तान में अपोजिशन और गवर्नमेंट एक हैं कश्मीर के इशू पर, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप कश्मीर को छोड़ें, हमारे ऊपर जुल्म सितम ज़्यादा हो रहा है, दुनिया हमारे ऊपर फोकस करे, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो हमारी तरफ देखे। ये हालांकि सारे केसेस जो हैं करप्शन के केसेस हैं, उन केसेस में इनको मौके मिल रहे थे, इनको बार बार नैब इनसे पूछ रहा है कि भाई कोई जवाब दें, कोई चीज़ बताएं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी तक नैब को कोई किसी सवाल का ये सही जवाब नहीं दे सके, किसी सवाल का है ही नहीं। और दुनिया को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब आप कश्मीर को छोड़ें, ये पाकिस्तान की तरफ फोकस करें, हम पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उसके साथ दूसरी चीज़, जी ये एक आईनी ऑब्लिगेशन होती है कि प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को या एक पार्लियामेंट के किसी एक सेशन को साल में खिताब करना होता है। सही, साल में एक खिताब होता है प्रेसिडेंट का। तो मैं प्रेसिडेंट से भी ये एक्सपेक्ट करता था कि प्रेसिडेंट जो है जब वो साल से एक मरतबा पार्लियामेंट से खिताब करते हैं तो उनको चाहिए कि वो एक बैलेंस किस्म का खिताब हो जो कि डायरेक्टली अवाम के मसाइल से रेलेवेंट। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया कि पिछले 1 साल में क्या नाकामी रही इस हुकूमत की। उन्होंने तो आज भी गुज़िश्ता हुकूमत मैं वही बात कर रहा हूं, देकर गए थे। मुझे तो ये लग रहा था कि आज अवान साहिबा जो है वो पार्लियामेंट से खिताब कर रही है, कोई गवर्नमेंट का स्पोक्समैन जो है वो पार्लियामेंट से खिताब कर रहा है। ये प्रेसिडेंट का ये ओहदा या मर्तबा नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें कि वो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन बन जाएं। उनको आज बैलेंस बात करनी चाहिए थी, एक बैलेंस ओपिनियन देनी चाहिए थी। बल्कि मेरा ख्याल था कि ये जो मौका था सिर्फ कश्मीर पे फोकस करते,
सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात करते, दुनिया से अपील करते कि जनाब आप ये कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है, मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जॉइंट सेशन से जो खिताब कर रहा हूँ, तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि एक कर्फ्यू उठाया जाए। कोई इंडिया को डायरेक्ट कोई वार्निंग देते, कोई दुनिया को वार्निंग देते, वो वही रिवायती बातें, वही रिवायती तकरीर के वही रिवायती मुबारकबादें। मगर ये जो प्रेसिडेंट है वो वफाक की अलामत है, वो ना अपोजिशन के प्रेसिडेंट हैं ना गवर्नमेंट के हैं, वो 22 करोड़ अवाम के प्रेसिडेंट हैं। अब उनको चाहिए कि वो बैलेंस रखकर जो भी स्टेट पर खिताब करें, बैलेंस रखकर करें। ये साल में एक मौका होता है, तो बाकी तो ये स्पोक्समैन तो 24 घंटे लगे रहते हैं। इंसाफ कार्ड और जनाब ज़र-ए-मुबादला में इजाफा हो गया, कारकर्दगी गिनवाना उनका काम नहीं था। उनका काम ये था कि जो लूप होल्स हैं, जो अवाम को मसाइल हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किए, जो हुकूमत ने वादे किए, जो उसका मैंडेट है, इकोनॉमी का है, उस हवाले से अपनी एक एडवाइस जो है, सजेशन 2 वक्त की रोटी पूरी तजावीज देते हैं गवर्नमेंट को कि इन सेक्टर के अंदर वीक एरियाज हैं, यहाँ पे आपके लूप होल्स हैं, यहाँ चीजें आपको बेहतरी करनी जरूरत है, अवाम को ये मसाइल है। इस हवाले से बाकायदा इमरान खान को मुखातब करते, हुकूमत को मुखातब करते और कहते कि ये चीजें जो हैं, ये चीजें मजीद आपको बेहतर करनी चाहिए, इन सेक्टर्स के अंदर कमजोरियां हैं। वो उन्होंने कोई एक चीज पॉइंट, लेकिन क्या इसकी निशानदेही कहीं ऑपोजिशन ने किया, किसी और ने किया, हुकूमत में से किसी ने किया? अब तो सारी तवज्जो एक बयान पर हो गई, एक इंटरव्यू पर हो गई, जो विफाकी वजीर कानून जनाब बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने दे दिया। पता नहीं उन्होंने क्यों ये इंटरव्यू दिया, खुद डायरेक्ट बात क्यों नहीं की। 149(4) आर्टिकल है, उसके उन्होंने निफाज की बात कर दी, और अब उस पर बिलावल साहब जो कुछ कह रहे हैं वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान पर खुदा ना खास्ता कोई हमला होने वाला है। ये क्या हुआ, इस बारे में पहले हम रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं कि क्या यही एक मसला रह गया है, यानी एक मसले को सुलझाना, कचरा साफ करना था कराची से, और उस पर तो मजीद कचरा कर दिया गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। समंदर के किनारे पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस जाएं तो कराची वाले, बारिश बरसे तो हफ्तों तक डूबे शहर में डुबकियां खाएं तो कराची वाले, शहर में कचरे के पहाड़ बन जाएं तो ताफुन का अजाब सहें भी तो यही कराची वाले, जो हुक्मरानों की गफलत के झटके खाकर मर जाएं, उन जवान बेटों की लाशें उठाएं तो भी अकेले कराची वाले। लेकिन जब बात हक के विरासत की आए तो इन मुसीबत के मारों को भूलकर हर सियासतदान पुकारे कि हम हैं असल कराची वाले। सितम ये भी है कि असल कराची वाले कचरे से परेशान हैं, लेकिन जिनको अवामी नुमाइंदगी का दावा है उनसे ये कचरा तो नहीं उठता, लेकिन इस कचरे पर सियासत इन्हें खूब आती है। अब इसी कराची के नाम पर सिंध और वफाक आपस में सींग फंसाने को बिल्कुल तैयार हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है किस तरह एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ये उसकी बात है। वफाकी वजीर कानून के इस बयान के बाद सिंध की सियासत में उठा है तूफान। ईंट का जवाब पत्थर से देने का शोर मचा है। बिलावल भुट्टो की है ये ललकार कि ऐसी गैर आईनी हरकत पर वफाकी हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। आप अपने ही अवाम पे जुल्म करते रहो, आप अपने के अवाम के मुआशी हुकूक, इंसानी हुकूक को छीनते रहो, और फिर इसके ऊपर उनके शहर पर उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं, हुकूमती इत्तेहादी पीर पगारा और लतीफ लीजो भी सिंध में आर्टिकल 139 लगने की खबरों पर वफाकी हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं। मुकामे हैरत ये है कि जिनके नाम पर ये सियासी जंग लड़ी जा रही है, उनका बस एक ही सवाल है कि इन्हें मसाइल के इस अंबार से कब निजात मिलेगी। सच ये है, कराची वालों के सादा सवाल का जवाब बड़े बड़े दावे करने वाले किसी बड़े से बड़े रहनुमा के पास भी नहीं। तो बिलावल साहब के बयान से असद खरल साहब ये लग रहा है कि बड़ा खतरा हो गया है, कराची पर कुछ कब्जा किया जा रहा है। वो कहते हैं आखिरी दम तक लड़ेंगे, अब ये हुकूमत को हम नहीं चलने देंगे, हुकूमत को अब निकाल बाहर करेंगे। वो तो पूरी तरह से दिफा कर रहे हैं, वो जमहूरियत खतरा हो गया है। कराची में 11 साल में जो कचरा नहीं उठ सका, उस बात को खतरा हो गया है। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, वहां जो गटर उबल रहे हैं, वहां की सड़कों को बुरा हाल है, कराची वालों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, इसको खतरा लाहक हो चुका है। वो नहीं चाहते 11 साल में जो कुछ है इसको बदला जाए। कौन इसको बदले? ये तो बहुत बड़ा जमहूरियत पर हमला हो जाएगा अगर किसी ने बेहतरी करने की कोशिश की। मैं इस बात पर नहीं कह रहा कि जनाब यह आर्टिकल 149 यानी विफाक ही कुछ कहे सूबे को और उस पर अमल दरामद किया जाए, यही वाहिद हल है, मैं ये नहीं कह रहा।
लेकिन जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिस तरह से वो रंग देना चाह रहे हैं कि जनाब ये अगर हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनसे क्या कुछ छिन जाएगा, तो क्या वो हकीकत है? क्या ये 11 साल में जो कुछ कराची के साथ बिलखुसूस हुआ और पूरे सिंध के साथ जो कुछ हुआ वो यानी आइडियल है? वो कोई ऐसा जहान 11 साल में बात कर दिया गया है कि जो पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। उसामा साहब, 11 साल के अंदर बहुत बड़ा जहान आबाद किया गया। आप देखें कि 200 अरब के करीब ओमनी के अंदर जो पैसे आए वो किधर से आए? वो सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा। जो 1200 अरब की डेवलपमेंट का पैसा था वो किधर गया? जो बड़े बड़े टाइकोन्स के लिए जो पाइपलाइनों के और रुख मोड़ दिए गए वो किसके लिए मोड़े गए? 40-40 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो एक टाइकोन को दे दी गई। जिस तरह मैंने बताया आइकॉन टावर है, वहाँ पे वो डिमशा डॉक्टर जो अंदर हैं और फिर जमील बलोच को अंदर पकड़ा हुआ है, और मलक रियाज जो जैन मलक के साथ उसका एग्रीमेंट था 62 मंजिला और 42 मंजिला जो इब्ने कासम जो बाग है उसके साथ जो 6-7 एकड़ वो ज़मीन भी साथ कैप्चर कर ली गई। अब डॉक्टर डिमशा जो है उसने जैन मलक जो दामाद है मलक रियाज के, उसके साथ उसने एग्रीमेंट किया हुआ था, 14 अरब रुपया उससे लेना है। अब उसे डॉक्टर डिमशा को जो अर्श और कौस जी हैं उनकी जो साहबजादी हैं वो उनकी अहली हैं यानी मिसेज हैं, तो उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप प्ली बार्गेन करें। तो मलक रियाज से जो आपने उसके दमाद से लेने 14 अरब वो भी आपको गए और उल्टा आप पैसे देंगे। और ईडीओ रेवेन्यू जो है जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की ज़मीन दी थी उसको वादा मागुआग बना के बाहर निकाल दिया, और जमील बलोच जो शरीफ आदमी था उसको अंदर बना दिया है, जिसने ये कहा था कि ये हमारी ज़मीन नहीं है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की ज़मीन है। मामला ये है कि जिस तरीके से अनवर मजीद को वहाँ पे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, अरबों रुपए के उनको बेनिफिट दिए गए, जिस तरह वहाँ पे शुगर मिलों पे कब्जा किया गया, जिस तरह वहाँ से बैंकों सरकारी बैंकों को लूटा गया, नेशनल बैंक को किस तरह लूटा गया, सिंध बैंक को किस तरह लूटा गया, हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से किस तरह एक बैंक समिट बैंक खड़ा किया गया, फिर जिस तरह सरकारी जमीनों की बंदर बांट हुई, किस तरीके से 10 अरब जैन मलक ने जरदारी के फेक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग में डाले, किस तरीके से अनवर मजीद और ये सारा गैंग जो है ये सारा खेल रहा था। मामला ये है कि वो बिलावल साहब जो है ये तो नहीं कहते कि हम सही करेंगे, हम कराची को बदलेंगे, हम कचरा उठाएंगे, इस बात पे वो नहीं करते। वो कहते हैं जी हुकूमत कौन होती है, वाकई हुकूमत कौन होती है, यानी उनका मकसद ये है कि कचरा हमने नहीं उठाने देना, हमने जो करप्शन कचरा डाला हुआ है, हमने जो लूट मार का कचरा यहाँ पे बखेरा हुआ है, हम उसको समेटने नहीं देंगे। मुझे ये बता दें, अगर कराची के अवाम की बात, फरोग नसीम वाली बात, अगर कराची के अवाम तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो तो मैंने कल कह दिया था। मामला सिर्फ ये है कि कराची के हकूक, अवाम के हकूक जिनका कराची सब का है, लेकिन कराची का कोई नहीं। कराची से लूट मार करनी है, कराची की जमीनें लूटनी है, कराची के वसाइल लूटने हैं, चाइना कटिंग करनी है, तो सारे आ जाते हैं हिस्सा बांटने, लेकिन कराची का कचरा उठाने के लिए कोई नहीं आता। जब कराची का कचरा उठाने के लिए वफाकी हुकूमत अगर मैदान में आना चाहती है तो आपको तो वेलकम करना चाहिए, बजाय वेलकम करने के आपने एकदम से हाउकार मचा देते हैं। इसका मतलब यह है कि ना खेलते हैं आप, ना खेलने देते हैं। नहीं, कराची के आवाम का क्या कसूर है? फरोग नसीम साहब जो हल तजवीज कर रहे हैं, वैसे उन्होंने क्या कोऑपरेशन कर रही है सिंध हुकूमत? क्या मेयर से उसको इख्तियार दे रही है? क्या वो वफाकी हुकूमत को कुछ करने दे रही है? सूबाई हुकूमत की कोऑपरेशन के बगैर ना तो वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है, ना वहां पे मेयर कुछ कर सकता है, ना वो कहते हैं तावन करेंगे। वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती नहीं है वहां पर, तो फिर क्यों इस तरह के वो फुलझड़ियां ना करने की वजह से तो आर्टिकल 149 मुझे कह रहे हैं ना, क्या आज बाबर साहब मुझे बताएं, बिलावल साहब ने आज जो फरमाया है कि जनाब दीवार बांधकर खड़े हो जाएंगे, हम किसी तरह से नहीं होने देंगे, ये हम कुछ नहीं होने देंगे, आखिरी सांस तक, आखिरी खून तक लड़ेंगे, आंच नहीं आने देंगे, तो क्या ही अच्छा होता। वो कहते हैं कि हम ये कचरे की सफाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, हम कराची के मसाइल को हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वो हर चीज का मसला पीपल्स पार्टी को, जाती, भुट्टो, आइन, सिंध कार्ड, ये हर चीज को एक मसला बना लेते हैं। उसामा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जितना मैं इनसे मायूस हुआ हूँ, मैं ज़िंदगी में किसी और से मायूस नहीं हुआ। मेरी बड़ी होप थी, उम्मीद थी कि ये यूथ के लीडर हैं, ये यूथ की बात करेंगे, ये एक फ्यूचर के एक बड़े लीडर बनकर सामने आएंगे, और जिस तरह इनकी एक लेगेसी है, इनके नाना और इनकी वालदा जिस तरह एक बड़ी लीडर थी, ये भी एक बड़े लीडर बनेंगे। और मैं ये दुआ मांगता था कि कहीं आसिफ अली जरदारी साहब का इन पे साया ना पड़े और कहीं ये उनको फॉलो ना करें।
मुझे मायूसी ये नहीं, हुई वो है नहीं होगा तो कि कमाएंगे कहाँ जरदारी से? साहब जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने ना अपने नाना को फॉलो किया ना अपनी वालदा को फॉलो किया। उस तरह वो पैसे अपने नहीं आते। वालिद के ही जानशीन बने हैं। दौलत तो इसी उसामा में है। साहब कराची डूब रहा था, बिलावल साहब करदू बैठे हुए थे। जी कराची डूब रहा था, बिलावल साहब इस्लामाबाद में बैठे रहे हैं। ऐसे ही है। बिलावल साहब मुझे लोग ये मर हिसाब चाहिए गए, कि 2 11 दर्जन के सालों करीब में- लोग सर मर गए बिजली के करंट लगने से कराची में, और ये सामा कहते थे कि साहब- जनाब फलां जगह पर तो भी मरे हैं, सामा फलां साहब- इलाके में भी तो मरे हैं, आपको सिर्फ कराची की फिक्र है। सामा साहब मुझे हिसाब चाहिए। 5 साल इनकी फेडरल गवर्नमेंट रही, 11 साल से ये कराची सिंध में काबिज हैं। थर के बच्चे मरते रहे, कराची के स्कूलों का हशर हुआ है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध के स्कूलों का हशर हुआ है, ऐसे ही। सिंध में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। पैसा गया तो गया कहां पर बिलावल साहब? कराची में 11 साल से आप बैठे हुए हैं, 11 साल से आपकी हुकूमत है, आप वहां से कचरा साफ नहीं कर सके। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वहां से कचरा साफ कर सकें। और जब कोई और काम करने की बात बाबर करता साहब, है तो आप उसके 18वीं बाद तरमीम को खतरा जमहूरियत लाहक को हो खतरा जाएगा। पड़ जाता है। आइन अब को आप खतरा लाहक हो सिर्फ जाएगा, देश की बात बात कर रहे हैं। ये मुझे तो आपकी पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी पे शक हो गया है कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं, लॉयल ऐसे- हैं भी कि नहीं। ऐसे ना करें, नहीं, ये आप नहीं ज्यादा- समा आप साहब, जज्बाती हो गए। जिस बंदे को इस नहीं, चीज बाबर का साहब, नहीं, नहीं। जो लोग उनको वोट डालते हैं, जो लोग उनके लिए लड़ते मरते हैं, उनका हाल ये कि कराची बीमारियों का गढ़ बना हुआ है, मक्खियों का गढ़ बना हुआ है, कचरे का गढ़ बना हुआ है, और ये लोग उस पर सियासत कर रहे हैं। तो क्या आपके पास प्लान क्या है? मुझे एक बात बताएं, फेडरल गवर्नमेंट को अपना प्लान दें 149 कि हमारे लाख पास नहीं ये होना प्लान है। नहीं, और वफाकी हुकूमत ना है। मैं उनसे भी पूछ रहा हूं जो 149 की बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम उनको हिदायत देंगे, आपके पास प्लान क्या है? क्या बजट है आपके पास? आपने कराची के कचरा साफ करने के लिए आपने क्या मनसूबा बंदी की है? मतलब आप 149 की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कि वो हमारी डायरेक्शन को फॉलो करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्शन क्या है? क्या है हल आपके पास? कितना बजट है आपके पास? आपके जो मिनिस्टर हैं वो सारे वहां पर ड्रामेबाजी करते रहे हैं, मीडिया के साथ खेलते रहे हैं, मीडिया के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं, मीडिया को बेवकूफ बनाते रहे हैं। क्या किया अली जैदी ने, क्या किया फैसल वावडा ने, क्या किया आपके गवर्नर ने? क्या मैं तो आप- सिर्फ इतना बता दूं कि इनके बाद प्लानिंग क्या थोड़ी है? सी फैसल मैं वावडा आपको के बात पास। बता दूं, थोड़ी सी बात बता दूं। जो डोनेशन के अंदर जो गड़बड़ हो रही है, ये चीजें आने वाले दिनों में ये भी खुलेंगी। अभी मैं इतना सिर्फ इशारा दे देता हूँ, डोनेशन की आड़ में जो कचरा साफ करने के नाम पे भी जो हाथों की सफाई दिखाई जा रही है, और जो डोनेशन दी अच्छा, जा ये रही है, बताएं, और जो उसामा frontier- क्या साहब, ये तो हो सकता है? देखिए, वो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। FWO का फौज बड़े के बड़े जो इदारे को डिफाल्टर मुतनाज़ा हैं ना, बना दिया जाएगा। फौज के इदारे का FWO का जो चैरिटी अकाउंट, डोनेशन अकाउंट खुलवाया गया है, वो गलत किया गया। फौज के ऊपर सवाल उठेंगे। जो डोगर साहब ने बात अभी की है, बड़े बड़े डिफॉल्टर, मनी लैंडर, जो उनको लैंड ग्रैबर इमरान खान से है, कौन बुला रहा उनसे है? डोनेशन ली जा ये रही भी तो देखें ना, है, और कौन डोनेशन लेके के जा रहे हैं नाम इमरान खान के पर पास? इमरान खान साहब से मिलवाया जा रहा है, बीच में खांचे मारे जा रहे हैं। और ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुजरम और मुलजम और बड़े बड़े जो लुटेरे हैं, अगर वो डोनेशन दे के नैब की इंक्वायरियों से बचना चाहते हैं, FIA की इंक्वायरियों से बचना चाहते हैं, वो एक्शन से बचना चाहते हैं, उनको इमरान खान साहब के साथ आप यही तो मुलाकातें मसला करा रहे है हैं। ना, खरल तो साहब, ये इशू ये कचरे बात की है। आड़ के अंदर मसला ये जो है कचरा, कि हम एक मसले जो- को हल करने जाते हैं, 10 मसले खड़े कर उसामा लेते साहब, हैं होना और ये एक चाहिए और था- लड़ाई शुरू हो जाती होना है। ये चाहिए था कि फरोग नसीम साहब जो है ना, वो पहले एक कौम को बताते कि हमारे कौम- पास ये वो प्लान पीर है। पगारा साहब कह रहे हैं जी हमें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास वो ये तो उनके प्लान इत्तेहादी कह रहे हैं, है, ये क्या कह रहे हमारे हैं? पास उसका सोल्यूशन है, इस तरह से हम ये इसका हल करेंगे, ये हमारे पास उसके लिए Solution है फंडिंग है। इंटरव्यू। अब अगर Solution प्रोविंशियल है गवर्नमेंट टेलीविजन पर जाकर इसको इंटरव्यू। इम्प्लीमेंट नहीं करती, हमारे बंदे इसको मॉनिटर करेंगे, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट नहीं करती तो फिर हम इस पे एक्शन लेंगे। कोई प्लान नहीं, कोई मंसूबा मैं तो बंदी ये नहीं, कहता हूं, ना उसामा अली साहब, जैदी कल को को ये पता, स्कैंडल ना फैसल खुलेगा, वादा को आर्मी पता है, चीफ साहब ना को फौरन एक नोटिस MQM लेकर को पता है, जो और वो फ्रंटियर 149 वर्क्स का ऑर्गेनाइजेशन सोशल के लिया नाम है, पे प्राइवेट कभी ये अकाउंट गूगल खोला ने गया लाकर है, सोशल लिया उसको था। फौरी तौर सर, पर ब्रेक कोई का एक वक्त अलहदा अकाउंट बनाया जाए, इंडिपेंडेंट अली जादी साहब अपना खोल ले, ताकि वो मुर्दे इल्जाम ठहराए जाए। ब्रेक का वक्त है। मामला ये है कि फौज ब्रेक- को बीच में इन्वॉल्व करके उनका अकाउंट ब्रेक- खुलवा ब्रेक- के जी जो खल साहब, घपले आपने हो जिस तरह गए, कहा, जी जी बिल्कुल, आपने तफसील से इस पर बात की है। तो मेरा ख्याल है बेहतरीन हल जो इस वक्त सिंध का है वो ये है कि वसीम अकरम प्लस के बड़े फेवरेट हैं उस्मान बुज़दार साहब, अगर उनके हवाले कर दिए जाए कराची का इंतजाम और इंसराम, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप देखें फिर कमाल हो जाएगा जी। तो यानी बेहतरीन कारकर्दगी तो वो है, वसीम अकरम प्लस से बेहतर कौन हो सकता है? सेक्रेटरी को 9 मरतबा अच्छा, तब्दील ब्रेक- पंजाब में किया गया। अच्छा, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब पीछे हट गए, अब मौलाना साहब का क्या होगा?
जिस तरह करल साहब पहले दिन से कह रहे हैं, बाबर साहब भी कहते रहे कि फंडिंग कहाँ से आएगी, किस तरह वो जो धरना देना था, अगरचे उससे यू टर्न ले गए मौलाना साहब, लेकिन अब होगा क्या, वहाँ भी कोई बात गल नहीं रही। और फिर आज जुमेरात के दिन मुलाकात में क्या हुआ, वहाँ से क्या डायरेक्शन आई है, क्या शहबाज शरीफ साहब कोई साथ देने वाले हैं या नून लीग भी परेशान हो गई है, वो भी मायूस होती चली जा रही है, वो भी मौलाना साहब के साथ नहीं खड़ी होगी, क्यों? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग से हमारा एक और फौजी जवान सिपाही गुलाम रसूल शहीद हो गए। और एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो कश्मीर कमेटी के, मेरा ख्याल है कि इतना अरसा शायद ही कोई चेयरमैन रहा हो पाकिस्तान की तारीख़ में जितना अरसा वो रहे। वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो है अक्टूबर में आज़ादी मार्च की। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब सब उनके साथ आ जाएं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, लेकिन अभी तक दाल नहीं गल रही। लस्सी होती तो शायद कोई बात बन जाती, क्योंकि 40 लाख का तो लस्सी का बिल ही था जब वो चेयरमैन थे कश्मीर कमेटी के, तो दाल नहीं गल रही हाल। और बिलावल साहब कह चुके हैं कि जनाब हम तो नहीं आ रहे, सिर्फ अखलाकी हिमायत होगी, ना बंदा होगा ना पैसे होंगे, कुछ नहीं। तो बाबर डोगर साहब, नून लीग कहाँ खड़ी है? नून लीग का तो एक आपने जिस तरह बताया था, खबर ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भरपूर तरीके से आएँ, तो बाबर साहब उस पर कोई पेशरफ्त हो रही है या यहाँ नाकामी ही मुकद्दर नज़र आ रही है? मौलाना साहब, उसामा साहब, सबसे पहले आपने बिलावल साहब का जो जिक्र किया, बिलावल साहब की आज स्टेटमेंट आई थी कि जनाब हम उसमें हिस्सा तो नहीं लेंगे एपीसी में, लेकिन उसकी अखलाकी मदद करेंगे। मतलब ये उसी तरह की मदद है जो OIC पाकिस्तान की कर रहा है कश्मीर के इशू पर, कि हम प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हम आपके साथ ही हैं। तो इसी तरह की बिलावल भुट्टो साहब जो है, इन्होंने भी सीख लिया है, इंटरनेशनल सियासत सीख रहे हैं, तो इन्होंने भी सीख लिया कि किस तरह से खेलना है। तो मेरा जमा ज़ुबानी कुछ नहीं है, प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, बयानात की हद तक वो इनके साथ रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, लास्ट टाइम फजलुर रहमान लाहौर आए, वो उनसे मिलना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मेरी कमर में शदीद दर्द है, मैं मिल नहीं सकता। लास्ट जुमेरात जो थी, पिछली जुमेरात को जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से पतगली में से जाकर जब मिले कोट लखपत जेल में, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने उनको सख्त हदायत की थी कि जी फजलुर रहमान से मिलें और अपना लाहे अमल तैयार करें। लेकिन उनकी कमर दर्द पूरा हफ्ता जारी रही और वो नहीं मिल सके। तो आज उनकी कमर में हल्की सी जो है वो लचक आई और कमर दर्द थोड़ी सी ठीक हुई। आज वो फिर पतली गली से जाकर नवाज शरीफ से मिले हैं। अच्छा। और उन्होंने फिर उनको यही हिदायत की है कि भाई फजलुर रहमान से मिलो और उनको यकीन दहानी कराओ कि वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। अक्टूबर में नून लीग सपोर्ट कर रही है? सर मेरी बात तो पूरी होने दें। अच्छा, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। बोला ना कि सपोर्ट की बहुत ही जल्दी है। तो खुशखबरी शायद आने लगी। आज आप देखें कि आज शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द नहीं हुई। अच्छा। आज वो कोट लखपत जेल में भी गए, उसके बाद यहाँ से ट्रैवलिंग करके इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद में जनाब उन्होंने पूरी पार्लियामेंट का इजलास अटेंड किया, जॉइंट सेशन, उसमें खड़े होकर उन्होंने एहतजाज किया। 1 मिनट के लिए कमर दर्द नहीं हुई। लेकिन आप देखिएगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान से फिर मुलाकात का टाइम आएगा, शदीद कमर दर्द होगी। नैब का नोटिस के वक्त भी दर्द उनकी जा रही है। हाँ, लेकिन सब फजलुर रहमान साहब की भी कमर दर्द होगी। आप बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वो जो पहले फैसला हुआ था, जो पिछले जो फैसले हुए थे, सेनेट का जो चेयरमैन बदलेंगे, तो वो चेयरमैन बदल गया नहीं? क्या मुझे ये बताएं। उसके बाद फिर जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला हुआ था कि वो 14 सेनेटर जिन्होंने वोट डाले हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। क्या वो बेनकाब हो गए? तो उसामा साहब, ये लॉकडाउन जो है ना, ये भी इसी तरह से ही होगा। अल्टीमेटली मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी निगोसिएशंस के माहिर हैं। जब इनको कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा होगा तो वो फिर अल्टीमेटली कुछ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो आगे इन्वेस्टर्स हैं उनका हाथ पकड़ेंगे। और लॉकडाउन अल्टीमेटली वो भी मुझे लग रहा है कि कैंसिल ही हो जाएगा, डिले हो जाएगा। अच्छा, मार्च में पहले वो आ चुके। 19 अगस्त में शहबाज शरीफ नहीं गए थे, बिलावल साहब ने गए, अभी भी ठिंगा दिखा दिया। आज शहबाज शरीफ की बड़ी मुख्तसर मुलाकात थी, नवाज शरीफ साहब से बड़े बुझे लग रहे थे। ख्वाजा आसफ, उसके बाद एहसन इकबाल, उनका भी जो रवैया है आप देखिए, उसमें जो वो जारहियत है वो काफी खत्म होती जा रही है। लेकिन तो एक और चीज,
PMLN की जो सेकंड टियर की लीडरशिप है ना, अब उसमें भी शरीफ खानदान का कंट्रोल उस तरह से नहीं रहा। मेरी इत्तलात ये भी है कि PMLN के कुछ लीडर्स ने बड़ा क्लियरली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कहा है कि ये जो डील की खबरें आ रही हैं इस पर हमें क्लैरिटी दें। अच्छा, अगर इस दफा आप छोड़ के गए तो अगली दफा हमने खुद आपको वापस नहीं आने देना। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब शुक्राने के नवाफिल अदा भी किए हैं और साथ उम्रा की अदायगी के लिए भी जा रहे हैं। अभी उनकी मिसेज जो है खतून अव्वल पंजाब, वो हज करके वापस आई हैं। अच्छा, और जो है वो वापस पहुंची हैं। उस्मान बुज़दार साहब बाबर साहब उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं। भाई जो है वो लेटर हेड इस्तेमाल करें उस्मान बुज़दार का, क्या क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक कहानी जो आज हमने सुननी है खरल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, उनके लिए कोई नया इम्तिहान सामने आ गया है। वो तो कहते थे बड़े तब कि जी मेरा रिमांड दो और ज़्यादा दो, बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो आपका नया इदारा क्या कर रहा है? वो एक नया इम्तिहान उनके लिए खड़ा कर रहा है, पहले तो ज़्यादा कोई सबूत है नहीं उसमें। ये कहानी क्या है? देखिए, नैब इदारा तो अपना काम कर रहा है और शाहिद खान अब्बासी साहब बड़ी बढ़के लगाई थी कि मेरा 90 रोज़ का रिमांड एक ही दफ़ा में दे दिया जाए, मैं प्रोडक्शन आर्डर की भीख नहीं मांगूंगा। अब प्रोडक्शन आर्डर के हवाले से भी वहाँ पर आपने देखा कि वो इश्तहार वहाँ पर लग गए और ये पर्चियाँ आ गई। जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब को अब एक तो वो नैब रावलपिंडी के ज़ेरे रासत हैं, जो कि उन्होंने LNG डील और टर्मिनल एंग्रो जो है उसके हवाले से। अभी जो दूसरा केस है जिसमें रेफरेंस नैब उनके ऊपर फाइल कर रहा है वो है MD इरफान शेख इमरान उल हक, जो एंग्रो के CEO थे पहले। अच्छा। और उसी एंग्रो के तहत 2013 से 15 से राव रस्म बढ़ाए जब ये वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वजीर थे शाहिद खान अब्बासी साहब। उसके बाद उनको जिन्होंने दरख्वास्त दी थी एंग्रो टर्मिनल के लिए जो ऑलरेडी लगा हुआ था, उस दरख्वास्त की अप्रूवल के लिए उनको MD PSO बना दिया और उनकी तनख्वाह कितनी लगा दी जो पर्क्स एंड प्रिविलेज है, 61 लाख रुपया। ये एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो ऑडिट है उसमें बकायदा लिखा गया। ये पाकिस्तान ऑयल कंपनी का जो 2015-16 डायरेक्टर कमर्शियल ऑडिट, महाना तनख्वाह है, महाना पर्क्स एंड प्रिविलेज जो तनख्वाह है, पैकेज उनका 61 लाख 47,000 रुपये। फिर उसके बाद अब किया क्या कि एंग्रो का जो एंग्रो टर्मिनल जो प्राइवेट लिमिटेड है वो ऑलरेडी पोर्ट कासम पे पहले लगा हुआ था, जो मजीद नहीं उन्होंने लगाया। अब SSG सेल जो है उसका पोर्ट कासम में LPG टर्मिनल सिर्फ 3-4 करोड़ रुपए की लागत से तकनीकी तब्दीलियां करके LNG बरामद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, सिर्फ 3-4 करोड़ की लागत से। और हम इसको एंग्रो टर्मिनल को रोजाना की बुनियाद पर LNG आए ना आए 2 करोड़ 73 लाख रुपया डेली हमने देना है। इवन के जब से LNG नहीं आनी शुरू हुई उस वक्त से शुरू हो गया था। हमने 2-3 करोड़ लगा के पाकिस्तान का अपना कंपनी का स्टेट का हो सकता था, बजाय इसके 3.25 करोड़ दिए जा रहे हैं। ओगरा के डायरेक्टर ने बकायदा बताया कि LNG के हवाले से रूल जो है, इस कवानीन जो है उसको नजरअंदाज कर दिया गया। फिर ये मुआहदा जो है इसकी हर शिपमेंट पे जो हुकूमत पाकिस्तान PSO गैर कानूनी LNG जो मुआहदा में ज्यादातर ब्रांड को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके हर शिपमेंट की कीमत का तयन, फिर मुआहदा G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, हुकूमत पाकिस्तान और कतर के दरमियान नहीं है। ये गैर कानूनी मुआहदा बैनुल कौमी LNG के खरीदो फरोख्त के मामला जो है स्पॉट बाइंग रेट की बजाय 15 साल की मुद्दत के लिए किया गया। इसके अंदर हमारे जो PSO ने और PPL ने किया, 2 मुआहदों के अंदर ही डिफरेंस जो है उस वक्त 115 रुपए डॉलर की कीमत थी, अब चूंकि 160 के करीब है, तो तकरीबन 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यानी आप अंदाजा लगा लें 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ इससे। इस गैर कानूनी मुआहदा के मुंदरजा जाल जो गैर कानूनी शिक्के डालेगी उससे हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को ऊपर नजायज बोझ डाला गया। एक तो लोडिंग पोर्ट की इजाजत, LNG की शिप इंस्पेक्शन अखराजात और इसकी इजाजत और LNG को शिप में लोड करने के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान और PSO के जिम्मे, यानी हर काम हमारे जिम्मे और फायदा उधर। हर कार्गो की LNG स्पेसिफिकेशन के तैयार कतर गैस PSO करेगी, ना कि हुकूमत पाकिस्तान की मंजूर करदा LNG स्पेसिफिकेशन के कानून। अगर फरोख्तकर्ता की जानिब से LNG बेचने में कोई कोताही सरजद होती है तो इससे होने वाले नुकसान की अजाला की मद में कुल शिपमेंट का सिर्फ 10% बतौर जुर्माना वसूल किया जाए। PSO हुकूमत पाकिस्तान का झैली इदारा है जिसको सिर्फ आयल दरामद और बरामद की खरीद और फरोख्त और इस मद में कर सकता है काम, लेकिन इसको PSO को LNG की इख्तियारात जो है वो दे दिए गए। महंगी LNG दरामद की गई। ओगरा ने जानबूझकर गैस की कीमतें बढ़ा दी ताकि कंपैरिजन करने के लिए। फिर वफाकी हुकूमत ने सितंबर 2017 में ECC में बकायदा गैस चोरी की UFG की 4.5 से 7.1 कर दी। 10.6 अरब का सार्फिन के ऊपर उस गैस का बोझ डाल दिया गया जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी। इस हवाले से पेपरा रूल्स की वायलेशन की गई। फिर इमरान उल हक को
यकूब सुतार जो है जिसको डीएमडी अच्छा, बनाया गया, ये जो ओगरा आपकी के कहानी है अंदर, ना। ओजीडीसीएल के अंदर, पीपीएल के अंदर और जितने भी मिनिस्ट्री वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के नीचे डिपार्टमेंट थे, अपने भांजों, भतीजों, कजन को, अजीजों, अकारब को, नाय लोगों को मुझे अब समझ आ गई लगाया है। गया शाहिद खान अब्बासी साहब ने, सही है। और 113 करोड़ रुपया जो उसमें इलीगल अपॉइंटमेंट है उसके जरिए नुकसान हुआ। अब नैब कराची जो है इस हवाले से एक अलहदा रेफरेंस फाइल कर रही है शाहिद खान अब्बासी के वो लिए। भी सामने आ जाएगा। ऑलरेडी सेक्रेटरी जो पेट्रोलियम है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं, और एक मुबीन सोलर जो है वो ऑलरेडी आईसीजीएच इंटरस्टेट गैस के वो सर, एमडी टाइम भी खत्म हो हैं जाएगा। और वो भी वादा माफ ठीक है। गवाह हैं। अभी भी उनके मुख्तलिफ इदारों के अंदर शाहिद अच्छा, सर, खान अब्बासी साहब की 2 मिनट बात है। बैठी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खरल साहब। मैं देख रहा हूँ आपके पास ऑडिटर की रिपोर्ट बकायदा है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की वो रिपोर्ट आपके सामने पड़ी मैं है। इसमें कमाल नैब से में है। बकायदा मुद्दई भी हूँ, नैब ने बुलाया अच्छा, था अच्छा। अप्रैल में जाके अच्छा, सारी चीजें मैंने जाके प्रेजेंट ठीक की है। जिस बेस पे कल क्या आप होगा? देख भी सकते हैं नोटिस। ये मुझे समझ आ गई, इसलिए मियां साहब जाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्कों में, वो कहते थे आप इन्वेस्टमेंट करें, यानी हमसे मिलें और फिर देखिए हम पाकिस्तान से आपको इतना पैसा दिलवा देंगे कौमी खजाने से कि आपकी मौजें हो जाएंगी, बस हमें पैसे दे दें। कल क्या होगा? कल जनाब कहा जा रहा है कि एक ऐप आ रही है और शबर साहब ने ये एक खुशखबरी सुना दी है, लेकिन ये खुशखबरी सिर्फ तनख्वाहदार तबके के लिए है कि वो इस स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए आप अपना इनकम टैक्स भी जमा करवा सकेंगे। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ ये कदम इसको कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि इससे कितना ज़्यादा टैक्स कटा हो सकता है, लेकिन ये तनख्वाहदार तबका तो जो सरकारी है उसका तो पहले ही टैक्स कट जाता है। असल मसला है जो टैक्स चोर हैं उनसे किस तरह आपने टैक्स लेना है। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है और कल इसका आगाज़ होने जा रहा है। तो अच्छी बात है कि ये अमल अगर आगे बढ़ेगा डिजिटलाइजेशन का, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ताकि पता लगे टैक्स चोर कौन कौन है, तो आगे भी इस पर बढ़ना चाहिए। तो कल एक ये अच्छी खबर सामने आ रही है। जी बाबर साहब। उसामा साहब, वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर इस दफ़ा गवर्नमेंट बच गई, इस दफ़ा इन सारे इशू से मैं निकल गया और खान साहब को मैंने दोबारा आराम कर लिया तो मैं उम्रा करने जाऊँगा। तो वो कल सऊदी अरब जा रहे हैं, उम्रा अदा करने जा रहे हैं। ज़ाती खर्च पे जाएंगे, सारा पैसा खुद खर्च करेंगे? देखिए वो हाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, वो बड़े समझदार हो गए हैं। अच्छा, वो बड़े समझदार, स्पॉन्सर बड़े मिल जाते हैं उसामा साहब। वो इस तरह से जाएंगे कि ना जेब से पैसा खर्च होगा, ना ये पता चलेगा गए किसके खर्चे पर है। चलिए, यानी वो उन्होंने 1 साल में ट्रेनिंग ले ली है। अब वो जो कहते हैं मैं अभी ट्रेनिंग हूँ। जी खरल साहब। ट्रेनिंग उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। तभी तो भाई के पास लेटर उसामा पहुंच गया ना। साहब बेनामी जायदादों के हवाले से अब इदारे जो है मुतरक हो चुके हैं। महकमा रेवेन्यू, उसमें बाकी दीगर जो महकमे हैं उनको टास्क दे दिया गया है। घर घर डोर टू डोर जो नॉक हो रहा है और जो बेनामी जायदादें थी अरबों रुपए की, अब वो रिडार में आ रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में या कल भी आप देख सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ हर रोज़ कोई ना कोई बंदा रिडार में आ रहेगा। और जो आपने एक तो ये ऐप, अब जो काला धन था, जो लूट मार थी, करप्शन की जो कमाई थी, अब वो लोग, हम जो टैक्स पेयर थे, जो तनख्वाहदार तबका था, जो लोग वो तो दे रहे थे ऑलरेडी, उनके ऊपर तो बोझ लादा जा रहा था। लेकिन अब वो जो काला धन है वो जब खजाने में आएगा, उससे कलेक्शन आएगी बेनामी जायदादों की, तो मेरा ख्याल है उससे जो सही वाले लोग हैं उनको फायदा होगा और उन लोगों के ऊपर शिकंजा जो है कसा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।